नमस्कार भाइयों, आप सभी का आज बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश हमने आज का जो लाइव सेशन किया है वो सिर्फ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर आप लोगों को सूचित करने के लिए और जो समस्याएं किसान भाइयों को आ रही हैं उसके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करने के लिए मैंने कि आज लाइव सेशन किया है। और उम्मीद करते हैं कि इस सेशन के पश्चात मेरे सभी युवा साथियों, आप किसान भाइयों को इसका बहुत बहुत लाभ मिलेगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सभी बातों के ऊपर भी स्पेशल ध्यान देंगे, क्योंकि 2020 की खरीफ का जो हमारी इस बार डेडलाइन आई है वो 15 जुलाई की डेट है। 15 जुलाई लास्ट डेट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपने को उसके अंदर शामिल होने के लिए। इस फसल बीमा योजना के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 2016 के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू हुई। बहुत ही एक ऐतिहासिक योजना देश के प्रधानमंत्री महोदय ने लॉन्च करी थी। उसमें जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये था कि इसमें किसान को प्रीमियम का सिर्फ 2.5% हिस्सा देना है रबी के अंदर खरीफ में और 1.5% देना है खरीफ के अंदर। बाकी 90% तक जो प्रीमियम की राशि है वो राजस्थान सरकार और भारत सरकार 50-50% के शेयर में देती है। बहुत सी योजनाएं शुरू होने के बाद में हमारे क्षेत्र के अंदर मौसम का बहुत बड़ा एक हमेशा मार पड़ती रही है और इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलता भी रहा है। समय समय पर कुछ इसमें कमियां भी रहीं, किसानों की इसकी जागरूकता भी कम रही, कई इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच पाई, उसके कारण लोगों को इसका सही फ़ायदा भी नहीं मिल पाया। कई लोगों ने अच्छा फ़ायदा भी लिया। इस बार की 2019 खरीफ फसल का जो क्लेम अभी आया है कुछ दिन पहले, उसके अंदर अपने को करीब करीब, मेरे चूरू लोकसभा क्षेत्र की बात करूंगा, करीब 500 करोड़ के आसपास का क्लेम मिला है। बहुत बड़ी राशि है किसानों को मजबूती प्रदान करने के लिए, क्योंकि जिस क्षेत्र से अपन लोग हैं इस क्षेत्र के अंदर मौसम की आपदाएं बहुत ज़्यादा आती हैं और इसका बड़ा असर पड़ता है अपनी खेती के ऊपर। इसी को लिए अपने को इसके ऊपर थोड़ा सा एक्टिव होके, युवा साथियों आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि बड़ा एक्टिव होके पार्टिसिपेट करें। आप आने वाले 7-8 दिन के अंदर जो जो अपने को डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट पूरा करना है उस चरण को अपन पूरा ढंग से करेंगे। मैं इस पर पूरी इस बार नज़र रखे हुए हैं और 2019 के जब खरीफ की पेमेंट जो क्लेम मिला किसानों को, तो बहुत से मुद्दे मेरे सामने आए थे कि कई मुद्दे ऐसे थे कि मेरे को नहीं मिला, मेरे पड़ोसी को मिल गया, मेरा क्लेम कम आया, उसका क्लेम ज़्यादा आ गया, हमारा प्रीमियम जमा नहीं हुआ, हमारा पोर्टल पे नाम नहीं चढ़ा। ऐसे अनेकों प्रश्न हमारे सामने आए, जिसके उपरांत मैंने एक कलेक्टर महोदय से जून के महीने के अंदर मीटिंग करी थी। इसमें सभी कृषि अधिकारी थे, बीमा कंपनी के लोग थे, बैंकिंग के अधिकारी थे और उन सब से मुलाकात करके हमने सभी समस्याओं को जानने की कोशिश करी और उसके बाद में हमने एक नोट शीट सी भी तैयार करी कि ऐसे कौन से कारण हैं जिन कारणों से ये समस्याएं बार बार किसानों को आ रही है। ऐसे के अंदर जब ये सब चीज़ें हमने शामिल करी तो उसमें कई चीज़ निकल के आई कि कहीं ना कहीं हम जो स्टार्टिंग का स्टेप है वो हमारा यही होना चाहिए कि मित्रों, जब ये 15 तारीख जो दी गई है इस बार, जब सरकार ने 15 तारीख दी, इसके ऊपर के नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, किसान को कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है और उन बातों को ध्यान रखकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बेहतरीन हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। मैंने भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी से मुलाकात करी 2 दिन पहले। सुंदरम मैडम हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनसे बात हुई मेरी, सारी डिटेल्स मैंने समझी कि क्या क्या चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखा जाए, सरकार ने क्या क्या इसमें नई चीज़ें, नई जो अधिसूचना जारी करी है उसमें कौन कौन से पार्ट के ऊपर सरकार ने फोकस किया है, उन बातों को भी हमने सारा समझा और एक नोटशीट बना के मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों का तरीके से नोट करेंगे और आने वाले समय के अंदर अपने बैंक्स में जाकर अपना पूरा सही रूप के अंदर अपना इसका डिक्लेयर करेंगे। मित्रों, ये 15 तारीख जो डेट है, इस डेट्स के अंदर इससे 7 दिन पहले यानी 8 तारीख को हमें एक अंडरटेकिंग देनी होगी बैंक में उन किसान भाइयों को जो किसान भाई ऋणी तो हैं पर वो बैंक का ये प्रीमियम लेना नहीं चाहते, ये क्लेम का इंश्योरेंस क्लेम नहीं लेना चाहते। अगर वो नहीं लेना चाहते तो अपना स्वच्छता से एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि मुझे इस योजना से जुड़ना नहीं है, क्योंकि आज से पहले तक जो योजनाएं थी बैंक जिसके भी केसीसी धारक था वो सभी के प्रीमियम काट लिया करते थे। अब इस बार सरकार ने स्वैच्छिक कर दिया कि अगर आपकी इच्छा है तो आप लें, नहीं इच्छा है तो आप ना लें।
जो नहीं लेना चाहते वो अवश्य 8 तारीख तक उनकी डेडलाइन है। अगर वो 8 तारीख तक डिक्लेरेशन अपना एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर के नहीं देंगे तो बैंक उनका प्रीमियम काटेगा। और 15 तारीख से 2 दिन पहले तक यानी 13 तारीख तक सभी किसान भाइयों को अपनी एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर के दें। उसके अंदर वो अपनी फसल और कितने क्षेत्र में कौन कौन सी फसल को बोना चाहते हैं वो तरीके से दें। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती क्या है कि हम फसल बोते कुछ और हैं, प्रीमियम हमारा कोई और कट जाता है। ऐसे में प्रॉब्लम ये आती है कि हमें क्लेम नहीं मिलता। तो हमें सही फसल बोनी है, सही फसल जो बो रहे हैं हम वही लिखें, कितने एरिया में बो रहे हैं हम वही चीज़ को हम डालें उसके अंदर, उसमें कहीं पर भी कोई कोताही ना बरती जाए। अब देखने को ये मिलता है कि आजकल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जब आपका प्रीमियम कट गया, बैंक ने प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को जमा कर दिया, उसके बाद तीसरा स्टेप है कि बैंक उसको पोर्टल पे चढ़ाएगी भारत सरकार के, और उसके पोर्टल पे चढ़ने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करेगी खाते के अंदर। पहले बैंकों को पैसा दिया जाता था, फिर बैंक अकाउंट में डाला करते थे। अब इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट बैंकों के अंदर किसान के खाते में पैसा डालेगी। इसको हम डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कराती है। अब इसमें एक समस्या आती है कि किसी का आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा, किसी का अकाउंट नंबर मैच नहीं कर रहा, किसी के कोई गांव का नाम की समस्या आ जाती है। तो ऐसी जो कमियां रहती हैं उनके कारण क्लेम मिलने में भी दिक्कत होती है। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, अपना आधार कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक में जमा जरूर कराएं, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर जरूर दें, और अपना गांव का नाम प्रॉपर लिखें, और आधार कार्ड की सीडिंग अवश्य करवानी है अपने को। क्योंकि ये सारी स्कीमें आधार बेस्ड मनी ट्रांसफ़र की स्कीमें होती हैं, इनके अंदर आधार कार्ड की अपने को कोई भी कोताही नहीं बरत रही है। तो ये जो सिस्टम है ये आप 2 दिन पहले मतलब कि 13 तारीख तक भी आप इसको अपने को सरकार को बैंक को अपन लिख के दे सकते हैं। हमने बैंकों से निवेदन ये भी किया है कि आप अपना खुद का एक डिक्लेरेशन फॉर्म दे दें। पंजाब नेशनल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, और भी कई बैंकों ने अपना डिक्लेरेशन फॉर्म बना के दिया है। आप उस फार्म को लेके बैंक को जमा करने की कोशिश आप हर हालत में 8 तारीख तक तो वो किसान करेंगे जिन किसानों को अपना प्रीमियम जिनको इस योजना में शामिल नहीं होना है, और 13 तारीख से पहले वो किसान देंगे जिनको शामिल होना है, और कौन कौन सी फसल आपको बोनी है, कितने क्षेत्रफल में बोनी है, वो कंप्लीट फॉर्म आधार कार्ड के साथ में आपको बैंकों को जमा करवाना है। इसमें मैं इस बात को इसलिए इम्पोर्टेंट मानता हूँ क्योंकि अगर हम जब इस चीज़ में चूक जाएंगे तो हमारे को आगे आने वाले क्लेम में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो हमें चूकना नहीं है। इस बार मैंने पहले बैंकिंग अधिकारियों से बात करी, वो भी अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और आने वाले 3-4 दिन में वो और प्रचार प्रसार करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी को भी मैंने हमारी कल ही बात हुई है, मेरे को उम्मीद है कि आने वाले आज और कल या परसों के अंदर उनका पेपर में प्रॉपर ऐड आ जाएगा, जिसमें एक एक चीज़ बारीकी से दे जाएंगी। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल भी चालू कर दिया है, जिसमें आप अपने आप को अपना लॉगिन कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम मालूम पड़ता रहेगा। 31 तारीख लास्ट डेट है, 15 तारीख से लेकर 31 तारीख के अंदर पोर्टल के ऊपर चढ़ जाएगा ये सारा। जिस किसान भाई ने अपना प्रीमियम कटवाया उसका अपने आप पोर्टल पे चढ़ जाएगा। 10 अगस्त तक हमने कोशिश ये करी है कि बैंक इस बार बीमा कंपनी आप लोगों को ये बताएगी कि आपको एक इनलैंड लेटर भेजेगी, उसमें सब कुछ लिखा होगा, आपकी पॉलिसी नंबर लिखा होगा, कितना प्रीमियम कटा है, कौन सी फसल का कटा है, कितने क्षेत्र के लिए है, वो सारी चीज़ें आपकी उसमें लिखित में होंगी। इसमें अपने को भरपूर तरीके से ध्यान रखना है। किसी भाई का अगर वो इनलैंड लेटर न आए उसके लिए भी एक हम टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करवाएंगे। आप बैंक डायरेक्ट बीमा कंपनी से भी बात कर सकते हैं, और बात करने के पश्चात आप उसके अंदर अपना उसके कोई कमी रहेगी तो उसको जुड़वा लेंगे। क्योंकि हमारी फसल की बुआई जुलाई के अंदर चालू होती है और कटाई और नवंबर या अक्टूबर तक आएगी। तब तक उसके बाद में अगर कोई नुकसान अपना होगा, हम एक सेशन में इसके पश्चात में क्रॉप कटिंग का भी करेंगे, जो उसमें मेरी खास बात ध्यान रखने की है, और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की बातें हैं उसको भी हम उसके बारे में आपको बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। मित्रों, क्लेम बड़ा आजकल जिले भर में आ रहा है। 500 करोड़ रुपये की एक ऐसा क्लेम जब लोकसभा क्षेत्र में मिल जाता है तो इसमें कई किस्म के और लोग भी शामिल होने की कोशिश करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि किसी भी ये एक भारत सरकार की बहुत ही शानदार किसानों को उनकी कृषि के क्षेत्र में जो होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक बहुत शानदार योजना है।
इस योजना का हर साल बजट बढ़ता जा रहा है। चूरू ज़िले के अंदर हमारे नौर भादरा के क्षेत्र में बहुत एक्टिव किसान हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा उनको क्लेम मिला भी है। काफ़ी लोगों ने एक्टिवली होकर अपना फॉर्म टाइम पे भरना, प्रीमियम जमा करवाना, सारी फसल को ढंग से एंट्री करवाना, ऐसे कार्य किए तो काफ़ी लोगों को मिला भी है। बहुत से भाई लोग वंचित भी रह गए जिनका शायद क्लेम नहीं आया, तो उसकी भी हमने कोशिश करके अपने फेसबुक पेज के ऊपर मैंने उनकी पूरी लिस्ट डाली है कि किस किस पटवार मंडल के अंदर से ही हमारा क्लेम बनता है, कौन सी फसल दिखाई गई थी, किस फसल में लॉस हुआ। हमने एक सूची प्रदान करने की कोशिश की ताकि आम किसान को उसकी एक का ज्ञान मिल जाए, पता लग जाए कि भी क्या कारणवश रहे। कुछ कमियां पिछली बार में रही हैं, अपन उनको भी ठीक करवाएंगे, पर साथ साथ में उन कमियों को इस बार न दोहराया जाए, इसकी भी हम सुनिश्चितता करेंगे। इसीलिए आप लोगों को मैंने इस लाइव सेशन में जुड़कर आपसे बात करने की भरपूर कोशिश करी है। लोग इसमें बहुत अलग अलग किस्म का गलतफहमी प्रचार भी करते हैं, प्रसार भी करते हैं अलग किस्म का। वो इसको अपनी योजना मान लेते हैं कि भी योजना हमारी चलाई गई है और इस योजना से हम लोगों को, किसानों को हम इसका लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं। योजना भारत सरकार की है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के, उनके द्वारा ये सोचा हुआ एक विचार था कि किसानों को हम प्रीमियम इस तरह से कटे, इस तरह से क्लेम मिले ताकि उनको कोई मौसम की आपदा कोई ऐसी आ जाए तो इसमें किसान एक लेवल तक आके अपना लॉस को भरपाई कर ले। उनका ही द्वारा प्रीमियम जमा करा जाता है। चूरू जिले का पिछली बार 245 करोड़ का प्रीमियम कटा, उसमें किसानों की जो राशि थी वो करीब 7 से 8 करोड़ रुपये रही होगी। बाकी दोनों भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा पैसा दिया गया ताकि किसानों की को मजबूती प्रदान हो। इसमें किसी के बहकावे में, किसी को भी कोई पैसा देने की, किसी को भी किसी तरह के बहकावे में आने की दरकार नहीं है। अपने को सभी युवा साथियों अपने घर में आप इंटरेस्ट लेके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऐप भी है, वो भी डाउनलोड करिए, पोर्टल पे जाके वो भी आप देख सकते हैं। पर पहले आज इस तारीख हमारी 2 है, 8 तारीख तक तो वो किसान जिन किसानों को अपना प्रीमियम नहीं कटवाना, शामिल नहीं होना इस योजना में, वो अपना डिक्लेयर करके दें। और 13 तारीख तक वो किसान दें जिनको शामिल होना है। फसलों के बारे में पूरा ज्ञान देके इसके बारे में आप बात करेंगे। कुछ किसान भाइयों की में जो पिछली बार 17 की, 18 की, 19 की शिकायतें बहुत आई हुई हैं, उसके लिए भी मैंने कोशिश करी है कि हम दोबारा से कलेक्टर महोदय से मेरा मुलाकात करके काफ़ी लोगों का तो बीमा कंपनियों के जो पोर्टल पे नंबर हमने दिए थे, उन नंबरों से काफ़ी लोगों की तो शिकायतें सुलझी भी हैं। पटवार मंडल में गलत फसल चढ़ गई या बैंक ने गलत, क्योंकि पिछली बार तक हमें को एक देखने को बात ये मिली कि बैंक के अंदर 20% लोगों ने ही जाके ये बताया कि भी मैं ये फसल बोने वाला हूँ, तो बैंक ने जो प्रीमियम काटा वो उनके केसीसी की रिन्यूअल के टाइम पे जो फसल बोई दिखाई हुई थी उसका प्रीमियम काट लिया। तो इसलिए किसानों को सही मायने में क्लेम नहीं मिला। तो मैं सभी से ये भी निवेदन करूँगा कि आप इसके अंदर हर हालत के अंदर अपना ये क्लेम डाल के दें। वो क्लेम डाल के देने के पश्चात आप क्लेम तभी मिलेगा आपको जब अपन इसका फॉर्म भर के, डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देंगे। मैं इसके साथ साथ किसान भाइयों 1-2-3 बातें और भी कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री किसान जो योजना है जिसके अंदर हम 6,000 रुपये का जो भारत सरकार पैसा देती है, भारत सरकार जो किसान को 6,000 का जो पैसा देती है, वो किसानों की कई लोगों के इसके अंदर नाम नहीं जुड़ा और उनका भी पैसा नहीं आया है। तो पीएम किसान का भी एक ऐप डाउनलोड हो गया है, उसके अंदर आप अपनी डिटेल भरेंगे, जमाबंदी का नंबर अपना डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, अपना आधार कार्ड डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका वो रजिस्ट्रेशन उसके अंदर हो जाएगा। तो आप उस चीज़ का भी स्पेशल ध्यान रखें। भारत सरकार इस समय किसानों को लेकर बहुत सी योजनाएं चला रही है और इन योजनाओं का बहुत सा फ़ायदा किसानों को मिल भी रहा है। तभी हमारे क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे पिछले 3 साल के अंदर जब से ये स्कीम लॉन्च हुई, उस स्कीम से करोड़ों करोड़ रुपए का किसानों से भाइयों को क्लेम मिला है। अभी सरकार ने इसका कमेंट्स में अभी भी किसान भाइयों को इसके बताना चाहूँगा। अभी सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात करी थी, उसके अंदर जो 11 जो घोषणाएं करी गई, उन 11 घोषणाओं के अंदर महत्वपूर्ण 3 घोषणाएं थी जो नीतिगत फैसले थे, जो कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थे। उन योजनाओं को भी सरकार ने शामिल किया।
उसके बारे में भी हमने आपको बताने के काम किए, जिसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको ख़त्म कर दिया गया है। आज किसान अपना माल कितना भी स्टॉक कर सकता है, कोई संस्था कर सकती है, कोई व्यापारी कर सकता है, या कोई बड़ी बड़ी कंपनियां कर सकती है। इससे किसान को सही भाव भविष्य मिलना जाएगा। एमएसपी को इतना बढ़ा दिया गया, आज एमएसपी टाइम टू टाइम बढ़ाई जा रही है। बाजरे की भी एमएसपी बहुत अच्छी बढ़ाई गई है। साथ ही साथ में मंडियों का दायरा छोटा करा गया। आज किसान एक देश एक बाज़ार का नाम दिया गया है। आज किसान अपना सामान पूरे देश में कहीं पर भी बेच सकता है। ये सबसे बड़ी मैं उपलब्धि और मानता हूँ, जो आने वाले समय के अंदर किसान को सही कीमत अपने फसल की मिलने का पूरा वो फ़ायदा मिलेगा। एक व्यवस्था ऐसी बनाने देने की कोशिश करी गई है जहाँ किसान चाहे तो अपने फसल किसी भी का टाई अप कर सकता है, फसल का टाई अप करके दे सकता है, और चाहेगा तो वो किसी भी संस्था के साथ, किसी भी बड़ी कंपनी के साथ में टाई कर सकता है फसल का, कि भी एक आपका पहले ही भाव फिक्स कर लिया जाए और उस भाव के साथ में आप अपना माल उनको फसल कटने के बाद में बेच सकते हैं। ये तीन बहुत ही बेहतरीन ये नीतिगत फैसले लिए गए, ये फैसलों का आने वाले समय पर कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ कि किसानों के सही मायने में जो आय दुगनी करने की हम बात करते हैं, उसमें बहुत बड़ा एक सार्थक कदम है। मैं आपको इस सारी बातें मैंने जो अभी बीमा को लेकर बताई हैं, दोबारा से मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार आप पुनः दोबारा इस बात को समझ लें। 8 तारीख उन व्यक्तियों के लिए है जिन व्यक्तियों को बीमा नहीं लेना, इस योजना में शामिल नहीं होना। वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे बैंक को कि मैं इस योजना में शामिल नहीं होना चाहता। 13 तारीख उन लोगों के लिए है, वो उन सभी किसानों के लिए जो इसका योजना का लाभ लेना चाहते हैं। बैंकों को डिक्लेरेशन फार्म भर के दें। कुछ बैंकों ने डिक्लेरेशन फार्म निकालें खुद के, बाकी और निकाल लेंगे। उस फार्म में आधार नंबर, आपका बैंक का खाता बहुत सही तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। आप उसको अवश्य देखें। यही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हमें क्लेम मिलने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। जौन सी फसल बो रहे हो, कितने क्षेत्रफल में बो रहे हो, ये आप अवश्य ढंग से लिख के दें ताकि अपने को क्लेम मिलने में दिक्कत ना हो। और तीसरी बात जो है वो अपना पोर्टल पे अपना नाम चढ़े। अपने बैंक ने आपका नाम चढ़ाया। इस बार तो सरकार ने एक कदम और भी पहले बढ़ाया है कि इस बार बैंक 15 तारीख से ही पोर्टल पे चढ़ाना शुरू कर देगा। पोर्टल पे चढ़ेगा तभी बीमा कंपनी अपना इंश्योरेंस मानेगी कि हाँ भी हमारा इंश्योरेंस कट गया है, और वो अपने को एक पत्र लिख के देगी कि आपका प्रीमियम कट गया, इतनी फसल का कटा है, इतने क्षेत्रफल के लिए कटा है, और वो टोटल अपने पास में लेटर आ जाएगा। उसके साथ साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पे आप अपना नाम कभी भी देख सकते हैं। ये मेरी मुख्य बात थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब मैं आप सभी भाइयों से ये निवेदन करूंगा, आपके कोई भी प्रश्न हो इस योजना को लेकर। मित्रों, कुछ भाइयों की अलग अलग मुद्दे भी हैं। रोड्स के बारे में बहुत बातें आती हैं आजकल। मैं रोड्स के बारे में भी पूरी चर्चा करके आपको लोगों के सामने जल्द ही आपके बीच में लाइव होऊंगा। उस दिन हम सिर्फ रोड्स के बारे में बात करेंगे। सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, चाहे राजगढ़ से भादरा हो, चाहे हमारी नौर सावा हो, और चाहे हमारी तारनगर चूरू हो। अनेकों सड़कें रास्ता अपने चूरू जिले के अंदर जिनके बारे में बहुत शिकायतें लोगों की बार बार आ रही है। तारनगर चूरू की स्पेशली बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ऐसी सभी सड़कों के बारे में पूरा आपसे बात करने के लिए मैं 2 या 3 दिन बाद में फिर एक लाइव सेशन करेंगे, तब सड़कों के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिन लोगों को 2019 का क्लेम नहीं मिला, उनके कोई विचार है, उनकी कोई सोच है, उनकी कोई अनियमितताएं रह गई हैं, उसके बारे में एक टोल फ्री नंबर दे रखा है, आप उसके ऊपर संपर्क करें। अन्यथा आप अपने बताने की कोशिश करें कि भी मेरा ये पॉलिसी नंबर आप अपने बैंक में जाके अवश्य लें। 2019 में जो आपका प्रीमियम कटा था, उसमें जो पॉलिसी नंबर आपको मिला, वो पॉलिसी नंबर आप बैंक से जाके लीजिए। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करेंगे, आपको वो बताएंगे कि आपको प्रीमियम क्लेम कम क्यों मिला या क्लेम क्यों नहीं मिला, कि वो कारण आपको बताएंगे। और उन बातों का अपन ध्यान रखने के लिए ही अपन ने 2020 खरीफ के लिए ये तैयारी करी है। अब जो भी भाई कुछ पूछना चाहे आप अवश्य पूछें, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दे। हाँ, कई भाइयों के जवाब टिड्डी दल के लिए आए हैं। टिड्डी दल के लिए भी मेरी मंत्री महोदय से, कैलाश जी हमारे मंत्री से मुलाकात होगी। राजस्थान सरकार को भारत सरकार ने 16 करोड़ रुपये बहुत पहले दे दिए थे कि सभी जिला कलेक्टर्स के पास में पैसा जाए
और वहाँ पे वो ट्रैक्टर्स और उसके लिए केमिकल्स के लिए व्यवस्था कलेक्टर महोदय अपने लेवल पे करें। हमारे ज़िले को भी 30 लाख के आसपास की पेमेंट मिली है और टीडी बहुत बड़ी मात्रा में आती जा रही है। मैंने कल भी तोमर साहब को पत्र लिखकर उनसे बात करके ये कोशिश करी है कि अब हमारे क्षेत्र में भी आप हेलीकॉप्टर से उन्होंने तैयार कराया स्प्रे करने का काम करें। और जिन किसान भाइयों का फसल बोई भी नुकसान होगी उसके लिए भी हम कोई मुआवजे की किसी रूप में सरकार क्या दे सकती है, उसकी भी हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। भारत सरकार से भी बात कर रहे हैं और राजस्थान सरकार से भी बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र में हमारे बॉर्डर इलाके में बहुत टाइम से आ रही है। चूरू जिले के अंदर पिछले काफ़ी 15 दिनों में बहुत नुकसान हुआ है। सरदार शहर, चूरू, रतनगढ़, बिदासर, पूरा क्षेत्र जो हमारा है जहाँ पे लोगों ने बुआई कर दी थी, उनका फसल को कम्प्लीटली चौपट कर दिया गया है। उसके लिए भी हम भरपूर प्रयासरत हैं। कृषि पर्यवेक्षक के भर्ती के लिए भी लोगों ने बहुत अपनी डिमांड रखी है। सभी भाइयों से मैं कहूँगा, मैं पहले पत्र मंत्री महोदय को लिख चुके हैं। आज कृषि क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा एक है और मेरा जिला तो 80% उसी पर आधारित है। इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट भी है। हमने इस बात की महत्वता को समझते हुए मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र लिखा है कि आप इनकी भर्ती को जल्द से जल्द चालू किया जाए। जिन गाँवों के अंदर अभी कई भाई लिख रहे हैं कि भी हमारे को बीमा नहीं मिला है, आपको बीमा अपनी बैंक से बीमा की पॉलिसी नंबर लीजिए। उस पॉलिसी नंबर से आप बैंक बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पे जाके उनको बताइए। आपको कारण पता चलेगा कि क्या आपके पटवार मंडल के अंदर नुकसान हुआ था। कि क्लेम का मतलब ये है कि हमने फसल बोई और फसल के अंदर नुकसान हुआ, वो नुकसान को तय करने की कमेटी जिले के पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक की और एग्रीकल्चर अधिकारियों की मिलकर कमेटी बनती है। वो फैसला करती है कि इस पटवार मंडल में नुकसान है कि नहीं है। वो बुआई के टाइम के कुछ दिन बाद भी आती है और जब फसल कटने का टाइम आता है तब भी आती है। उसी का ही एक फॉर्मेट है जिसको हम क्रॉप कटिंग बोलते हैं और उसी से पता लगता है कि हमारा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपके क्षेत्र में नुकसान नहीं हुआ होगा तो आपको क्लेम नहीं मिला होगा। किसी पटवार मंडल में किसी एक फलां व्यक्ति को मिल गया, आपको नहीं मिला, तो हो सकता है कि आपने जो फसल दिखा रखी थी या बैंक ने जिस फसल का आपका प्रीमियम काटा उस फसल में नुकसान नहीं हुआ, किसी दूसरी फसल में नुकसान हुआ तो उन लोगों को मिल गया। तो ये कई बातें हैं। तो मूल बात यही है कि पॉलिसी नंबर आपके पास में हमेशा रहना चाहिए। बैंक के बीमा कंपनी के संपर्क करके अपने क्षेत्र के बारे में पता कर सकते हैं कि क्या कारण से हमें बीमा नहीं मिला। और इसके अलावा रोहतास राजपूत जी ने ये आपने एक अच्छी बात बताई कि 4 भाई हैं और हैं, समान ज़मीन है, फिर भी क्लेम अलग अलग आया है। तो इसके अंदर मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, इसमें आपको बैंक से पता करना पड़ेगा कि चारों भाइयों का क्या एक ही फसल का प्रीमियम कटा है या अलग अलग कटा है। अगर एक ही फसल का प्रीमियम कटा है तब आप अपना पॉलिसी नंबर लेके बीमा कंपनी से बात करें, और अलग अलग कटा है तो फिर पटवार मंडल वाइज उसमें अलग अलग नुकसान दिखाया गया होगा। ये इसकी एक मूलतः चीज़ है जो आपको देखनी है। झींगा मछली उत्पादन के लिए कैंप लगवाने की बात करिए मित्रों, ये भी एक बहुत अच्छी एक अपने क्षेत्र के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हमने कई बार मंत्री महोदय से मुलाकात करी और मेरे क्षेत्र गृह तहसील राजगढ़ के अंदर शोपुरा और गोठियाबड़ी क्षेत्र में लोगों ने 70 से करीब पौंड लगा रखे हैं जहाँ पे वो झींगा मछली की खेती कर रहे हैं। उनकी बिजली की एक समस्या थी, इसका हमने समाधान करवा दिया है और बहुत जल्द उनको बिजली का भी कनेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। भारत सरकार ने इस बार 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है और 20,000 करोड़ के अंदर इनलैंड जो कृषि मछली पालन होता है जो ज़मीनी स्तर पे होता है उसमें चूरू जिले का हमें अच्छा पोटेंशियल लगता है, क्योंकि हमारा पानी ज़मीन के नीचे खारा है। उस खारे पानी का जो TSD लेवल आ रहा है वो 12-15 से लेकर 25 तक जा रहा है। हमने अभी लोग अपना पानी टेस्टिंग की व्यवस्था रोहतक से करवाते हैं। रोहतक में इस भारत सरकार की संस्था सीफी नाम उसका, वहाँ से संस्था से अपनी वो चेकिंग करवाते हैं और वो देखते हैं कि क्या हमारा पानी उसके लायक है कि नहीं है। हमने सरकार से निवेदन किया भारत सरकार से कि चूरू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर उसकी एक लैब खुल जाए ताकि किसान भाई उसका अपना यहीं पे अपना पानी टेस्ट करवा ले और उनकी एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम उस अनुपात में कराएं। हमें पता चल जाएगा कि सरदार शहर में, तारानगर में, चूरू में, रतनगढ़ में, सुजानगढ़ में और जगह पे क्या पोटेंशियल है कि नहीं है। पानी खारा अवश्य है पर क्या उस लेवल का नहीं है, क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा प्रावधान है। इसमें राजस्थान सरकार को भी 40% की हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। आज की तारीख में राजस्थान सरकार का मात्र 50 करोड़ रुपए का
फिशिंग मंत्रालय का बजट है उसको भी हम इंक्रीज कराने की बात करेंगे। हम पूरी एक बार अपनी कार्रवाई करने के पश्चात मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर निवेदन करेंगे कि चूरू जिले को मछली उत्पादन के लिए प्राथमिकता दी जाए। झींगा यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में होता है। आज आंध्र प्रदेश में हजारों हेक्टर लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर खेती इसकी हो रही है झींगा मछली की। हम उम्मीद करते हैं कि चूरू के अंदर पोटेंशियल है और जो भी भरपूर सहायता एक सांसद के रूप में हम कर सकते हैं, मैं अवश्य इसके लिए करने की पूरी कोशिश करूँगा। कई भाइयों ने ये भी मुद्दा उठाया कि हमारे पास लोन नहीं है, हम कैसे इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फ़ायदा लें। ऐसे के अंदर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन भाइयों के पास जिन्होंने लोन नहीं ले रखा, वो CEC है जो हमारा कॉमन सर्विस सेंटर CSC जो बोलते हैं, ई-मित्रा जो बोलते हैं, उसके पास जाके आप अपना प्रीमियम कटवा सकते हैं। आपको भी 2.5% ही देना है, बाकी भारत सरकार और राजस्थान सरकार देगी। तो आप उनके पास जाके अपना प्रीमियम कटवा सकते हैं, आपको उससे रसीद मिल जाएगी और आपको 10 दिन बाद में 31 जुलाई के 10 दिन बाद 10 अगस्त तक आपको अपना पॉलिसी नंबर भी मिल जाएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर रिसीविंग मिलेगी क्या? बड़ा अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल मिलेगी, आपको बैंक इसकी सूचित करेगा और बैंक का डेटा जब चढ़ेगा आप अपना पोर्टल पे देख सकते हो। जो आपने बैंक को लिख के दिया है, बैंक को उसी अनुपात के अंदर ही आपका प्रीमियम काटना पड़ेगा। अगर आपके पास 20 बीघा ज़मीन है, 5 में आप मूंग बोना चाहते हो, 5 में ग्वार बोना चाहते हो, 5 में बाजरी बोना चाहते हो, उसी हिसाब से आपका प्रीमियम कटेगा। ये बिल्कुल सही बात मैं बता रहा हूँ बार बार। अपने को इस चीज़ के ऊपर पहला अपना कदम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे ये डिक्लेरेशन फॉर्म ही है। कितनी बीघा ज़मीन पे खेती करोगे, इसका KCC से कोई संबंध नहीं है। कोई आदमी सोचे KCC में ले रखी है, अपना बैंक काट लेगा, उसके अंदर अपने को नुकसान होगा। अपने को अपना फॉर्म खुद भरना है, डिक्लेरेशन फॉर्म। कितनी फसल कितने क्षेत्र में अपन बो रहे हैं वो लिखेंगे, उतना ही प्रीमियम कटेगा। एक तो प्रीमियम सही कटेगा, वो क्लेम अगर नुकसान होगा तो अपने को फिर उस हिसाब से मिलेगा। अपने को फसल की बुआई नहीं हुई है वो कैसे 8 जुलाई तक कैसे कर सकते हैं? 8 जुलाई तक का तो मकसद ये है कि क्या आपको लगता है कि मुझे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होना है या नहीं होना है। ये फैसला तो आपको खुद को पहले ही करना पड़ेगा। अब ये फैसला करने के बाद में आपकी कभी हमारे बारिश आई नहीं है, बारिश आने वाली है कुछ 5 दिन 7 दिन के बाद जब आएगी, तो किसान अमूमन अपने फैसला पहले कर चुका है कि इस बार अपन ये फसल बोएंगे। फसल किसान बोता है MSP को देखकर कि किसकी बढ़िया MSP है, अपना हिस्सा उस हिसाब से बांटता है वो। तो आप इसको पहले आपको फैसला करना पड़ेगा कि मैं कौन कौन सी फसल बोने वाला हूँ और आप उसी के अनुसार ही डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। मैं टिड्डी के मामले में एक बात और कहना चाहता हूँ कि टिड्डी के मामले में आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। इस बार हमने और भी कोशिश करी है और जल्द से जल्द मैं उम्मीद करता हूँ हेलीकॉप्टर से भी स्प्रे होगा और सरकार क्या मुआवजा दे सकती है इसके लिए भी हम भरपूर प्रयासरत कर रहे हैं। बैंक पॉलिसी नंबर नहीं दे रहा है, बैंक पॉलिसी नंबर नहीं दे रहा। आप मुझे उस बैंकों के आप नाम बताइए जो पॉलिसी आपको नहीं दे रहे हैं। मैं कल ही दोबारा से उनके जो लीड मैनेजर बैठते हैं दिल्ली चूरू के अंदर, जो सभी बैंकों को संभालते हैं, उनको मैं कल ही नोटिस डाल दूंगा। आप अपना कोई स्पेशल बैंक का नाम है, ऐसे बैंक जो पॉलिसी नंबर नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, तो आप मुझे उनका नंबर आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। उन बैंकों से हम बात कर लेंगे, उनकी जिम्मेदारी है आपको पॉलिसी नंबर देना। हाँ, जिन बैंकों से KCC ली है क्या प्रीमियम वहीं देना होगा? बिल्कुल, आपने जिनसे KCC ली है, आपके मल्टीपल बैंक में खाते हो सकते हैं, किसी कोऑपरेटिव में होगा, किसी का SBI में भी होगा। आपको एक ही जगह से प्रीमियम अपना कटवाना है, दोनों जगह से नहीं कटवाना है। सिस्टम डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाएगा, आपका दूसरा प्रीमियम कटा हुआ अकाउंट में जमा हो जाएगा। आपको मात्र एक बैंक से जिसमें आपने KCC ले रखी है उसी से ही आपको अपना प्रीमियम कटवाने के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करके देना है। अगर आपके 4 बैंकों में खाते हैं तो चारों में देने की ज़रूरत नहीं है। बीमा कंपनी फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है, राकेश नुया जी ने बताई बात। ये राकेश जी 10 से 5 का समय है, आप प्रयत्न रहें, हम कोशिश कर रहे हैं इसको और सुधार लाया जाए। और जो भारत सरकार का पोर्टल है उस पोर्टल के ऊपर भी आप अपना, अगर आपके पास पॉलिसी नंबर है तो आप उसको डाल के देख लीजिए, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आपके नाम से रजिस्टर कर लीजिए। जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक्ड है और बैंक में दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर के मार्फत से वो पोर्टल काम करेगा आपका। उस पोर्टल पर जाके चेक कर लीजिए। बाकी हम बीमा कंपनी को और डेली मैं बात कर रहा हूँ, कल से फिर बात करेंगे और नई लाइंस चालू करके आपके फ़ोन कॉल्स रिसीव हो जाएं, ये हमारी भरपूर कोशिश है।
जैविक खेती के लिए बहुत अच्छी बात कही है मित्रों। जैविक खेती और मेडिसिन प्लांट, हमारे जो औषधीय खेतियां हैं, इनके ऊपर सरकार ने बजट में 5-5 हज़ार करोड़ का प्रावधान किया है। जैविक खेती का सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ा समय लगता था, उसके लिए भी सरकार ने इस बार मजबूती दी है। मैं उम्मीद करूंगा जो भी किसान अगर कुछ नया कुछ करना चाहते हैं तो छोटे क्षेत्र में इसको अपने को ज़रूर प्रोत्साहन देना चाहिए। आने वाले समय में जैविक खेती की बहुत डिमांड रहेगी। और जिस तरह कोरोना बढ़ा है, कोरोना आने के बाद में लोगों की सोच के अंदर परिवर्तन आया है। बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए औषधीय खेती का फिर भी बहुत बड़ा फोकस होगा और एक नया बाजार मार्केट बनेगा जहाँ पे औषधीय खेतियों की अलग डिमांड होगी। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के अंदर 500 करोड़ या 5,000 करोड़ के लगभग का प्रावधान औषधीय खेती के लिए दिया गया है। तो मैं तो कोशिश करूंगा कि आप 1 बीघा 2 बीघा आपकी जो भी छोटा मोटा आपका क्षेत्र है उस पर आप इसकी शुरुआत करके देखिए, ट्राई करके देखिए, शायद आपने को कुछ न कुछ फ़ायदा मिलेगा। बी फार्मिंग बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसे अभी कामधेनु योजना भी चली थी जहाँ पे किसानों को पशुपालन के लिए सरकार व्यवस्था दे रही है। मैंने ये आपने जो बी फार्मिंग की बात करी, जैविक खेती की बात करी है, झींगा मछली की बात करी है, आने वाले समय के अंदर अभी कोरोना की पोजीशन थोड़ी सुधरने के पश्चात हम इनके सब जगह कैंप लगाने का मैंने ज़िले में प्लानिंग कर रखी है ताकि किसान को हम एजुकेट करें, नए नए मौके दें कि आप इन चीज़ों को भी साथ साथ में कर सकते हो। तो ऐसा आपका मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ जिन्होंने मधुमक्खी पालन के बारे में बात करी, और इनके लिए हम पूरी तरह प्रयासरत हैं। राजकुमार मूल जी ने एक बात कही है कि केसीसी उनका प्रीमियम कैसे कटेगा। जिस भी किसान भाई को कृषि क्षेत्र में है, डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के पश्चात उसको प्रीमियम बैंक अपने आप काटेगी। डिफ़ॉल्ट मोड में चला गया या पेमेंट नहीं जा रही, उसका कुछ कोई संबंध नहीं है। आपका खाता ऑपरेशनल होना चाहिए, उस ऑपरेशनल खाते में बैंक को अपना प्रीमियम आपको काटना ही पड़ेगा। उसमें कोई कहीं प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। अन्यथा अगर कोई इसमें कोई विशेष बात होगी तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर लें, कल मैं बैंक से और भी इस बारे में बात कर लूँगा। मित्रों, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे किस्म के प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम थोड़े जागरूक बनेंगे। क्षेत्र हमारा ऐसा है कि 85% ज़मीन पे तो हम मौसम में जो हम खेती कर रहे हैं, हम कृषि वर्षा आधारित पे कृषि करते हैं, और ऐसे के अंदर जागरूकता अपने को लानी पड़ेगी। और जागरूकता के साथ में नई टेक्नोलॉजीज़ का, नई विचार के साथ में खेती करेंगे तो कुछ न कुछ अपन कृषि के अंदर कमाई का स्कोप बढ़ा सकते हैं। एक सांसद होने के नाते भारत सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, उनकी जो भी योजनाएं हैं आप लोगों के लिए हैं, उन योजनाओं को पता करने में मैं भी भरपूर प्रयासरत रहता हूं और कोशिश करता हूं कि कैसे वो योजनाएं हमारे क्षेत्र में आ जाएं। झींगा मछली उसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। केसीसी की जितनी ज़मीन है बाकी ज़मीन का बीमा कैसे हो, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको इस बात से कोई संबंध नहीं है कि केसीसी आपने कितनी ज़मीन पे करवा रखी है। हो सकता है आपके पास में 40 बीघा ज़मीन हो, 30 बीघा ज़मीन हो, केसीसी आपने 10 बीघा पे ले रखी हो, पर जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें क्षेत्रफल भी लिखा हुआ है, कौन सी फसल कितने क्षेत्रफल में करोगे, वो पैसा आपका उसी हिसाब से कटेगा। प्रीमियम काटना सिर्फ केसीसी को अब अलग कर दिया है। वो टाइम पहला पिछले साल तक था कि केसीसी है तो अपना बैंक प्रीमियम काट लिया करता था। अब किसान जितनी ज़मीन के ऊपर चाहता है, कौन सी फसल चाहता है, उसकी पूरी छूट है। डिक्लेरेशन फॉर्म को भर के देना है, उसमें जो बातें आपने लिख दी उतना ही आपका प्रीमियम कटेगा। ई मित्रा बीमा की लास्ट डेट क्या है? हीरनाथ सिंह जी पारेवडा हम से बोल रहे हैं, उन्होंने पूछा है। ई मित्रा की भी हो चाहे बैंक की हो, सबकी डेट 15 जुलाई नोटिफिकेशन की लास्ट डेट है। उससे 7 दिन पहले 8 तारीख तक देना है अपने को कि मुझे इस पॉलिसी में शामिल होना है या नहीं होना, और 2 दिन पहले यानी 13 तारीख तक अपने को देना लिख के ये कि मैं कौन सी फसल कितने क्षेत्र में बो रहा हूँ। सीताराम जी, काश्तकार को बीमा का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। सीताराम जी, मैं आपकी इस बात से सहमत कम हूँ, क्योंकि मेरे लोकसभा क्षेत्र में 2019 का करीब 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए का क्लेम आया है, जिसमें नौहर का तो हाईएस्ट 250-250 करोड़ के आसपास का क्लेम आया है, भादरा का बहुत अच्छा क्लेम आया है, और चूरू लोकसभा क्षेत्र में 204 करोड़ का क्लेम आया है। इतना बड़ा पैसा बीमा कंपनियों के द्वारा किसानों के जो प्रीमियम भारत सरकार, राजस्थान सरकार किसान ने भरे, उनका क्लेम मिला है। तो ऐसा नहीं है, क्लेम मिलता है, अच्छा फ़ायदा मिल भी रहा है। अपने को थोड़ा और जागरूक होने की बात है।
और इस बार अपन वो जागरूकता का अभियान ही चला रहे हैं जिससे किसान इससे जुड़ने का काम करे। हरदयाल सिंह जी, चूरू जिले में नाबार्ड का ऑफिस स्टार्ट करें। आपका प्रश्न बहुत सराहनीय है। इसके बारे में मैंने पहले भी मंत्री महोदय को पत्र लिखा हुआ है और आगे भी मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि किस रूप में हम इसको अपने डिस्ट्रिक्ट में ला सकें, क्योंकि आने वाले समय में अब एक और नई चीज़ आएगी, वो होगी FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और एक भी फार्म गेट के नाम पर भी भारत सरकार ने कई हजार करोड़ की घोषणा करी आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, जिसके अंदर किसान क्लस्टर बना के एक फसल की उपज लें या उसकी कोई प्रोसेसिंग करना चाहें या कुछ उसकी मार्केटिंग करना चाहें, उसके ऊपर सरकार उनको बड़ा फंडिंग दे रही है। तो नाबार्ड का ऑफिस अपन अवश्य खुलाने में बिल्कुल प्रयासरत है। मुझे उम्मीद है कि अपन इस काम में सफल भी होंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब तक हम नीतिगत फैसलों के ऊपर अपना ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारे को उसका सही फायदा सरकार की सोच का नहीं मिलता है। मैं कोई भी भाई को मेरी कोई भी बात अगर समझ में नहीं आए, कुछ भी आप और पूछना चाहते हैं, तो मेरी फेसबुक के ऊपर एक मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, उसके मार्ग में आप व्हाट्सअप करके पता कर लीजिए और वो अपनी बात लिखिए। मैं यही चाहता हूँ कि आज हम 2 तारीख में हैं, हमें आने वाले 10 दिन बड़े एक्टिवली होके, जो भाई मेरी आवाज़ आज नहीं सुन पाए हों या इस लाइव फेसबुक को नहीं पहुँचा पाए हों, आप कृपया करके अपने गांव में सभी भाइयों को बताइए। इसके अंदर कोई राजनीति नहीं, किसान वर्ग की मजबूती के लिए ये योजना है और हमें किसान को मजबूत करने के लिए, उसका सहारा देने के लिए हमें पूरा सहयोग देना है। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी आवाज़ को और लोगों तक पहुंचाएं। वर्ड ऑफ माउथ से, चौपालों पे बैठ के, घरों में बैठ के, फ़ोन कॉल कर करके आप लोगों को बताइए, भैया बैंक जाके आइयो, बैंक में जाके फार्म भर के आइयो और ढंगू सारी फसल दिखाइयो। कहें कि बहकावा मनाइयो, में कोई कहीं रुपया देने की जरूरत को नहीं है, या योजना थारे लिए है, भारत सरकार अपने आप रुपया दे रही है, तो थाने है कि चिंता को नहीं करनी कि आपने कोई कहीं रुपया दे देना तो अपना काम हो जागो। ये किसानों के लिए या वह योजना है जब सीधो सरकार थारों जुड़ रही है, थारो प्रीमियम कटे को क्लेम से थारे खाते में आओ, बीच में कोई भी और कुछ सिस्टम ही को नहीं, कहें कि बहकावे में आने की दरकार को नहीं। मैं सारे भाइयों ने बार बार निवेदन ऐ वास्ते कर रहे हूँ कि ये जो बीच बीच में लोग दुकान सी खोल रहे हैं, उन लोगों से सावधान रह के, अपने घर में सब पढ़ा लिखा लड़का है, सबके हाथ मोबाइल चाल है, सब कुछ समझा बाता ने, ऑनलाइन चालो, हर चीज़ में समझ लो, कोई दिक्कत आ रही है माने पूछ लो। मैं भी टाइम टू टाइम पे थाने यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीमा कतरा क्लेम मिलेगो, कतरा फार्म भरनो है, कि बैंक करेगी। अब पिछली बार 2018 के अंदर नौर तहसील के कुछ गाँव का पोर्टल पे नंबर नाम नहीं चढ़ पाया, बैंकों की कमियाँ रह गई। हमने भारत सरकार के से पीछे पड़कर जो पोर्टल बंद हो चुका था, दिसंबर 2019 में पोर्टल दोबारा चालू करवाया, उन किसान भाइयों को भी दोबारा से मौका मिल गया। तो इसमें किसान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, पाबंदी बैंकों के ऊपर और इंश्योरेंस कंपनियों पे है। और वो पोर्टल खुल गया, उन लोगों के दोबारा सब नाम चढ़ गए, कईयों का उसमें क्लेम आ गया है, और जिन भाइयों का वो क्लेम नहीं आया वो जल्दी आ जाएगा, उसकी घबराने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करूँगा, आप एक्टिवली होके इसके ऊपर ध्यान दें, और इन आने वाले 10-12 दिन में जितना हम प्रचार कर पाएंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। राकेश नयन जी ने कहा है कि RMGD बैंक का क्लेम नहीं आ रहा है। मेरे को नयन साहब सिर्फ जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें चूरू तहसील की कुछ पेमेंट बाकी है, उसके लिए मैंने मंत्री महोदय से लिख के पत्र भेज दिया है। वहाँ पे बैंक ने प्रीमियम जमा करने में 1 दिन लेट हो गए थे, उसकी भी हमारी बात चल रही है, वो बहुत जल्दी वो क्लेम रिलीज हो जाएगा। राजकुमार सारंग जी ने पूछा है कि KCC नहीं है, बीमा कैसे करवाएं? तो मैंने बताया, आप ई-मित्रा से संपर्क करें, ई-मित्रा पे जाके आप अपना डिक्लेरेशन फॉर्म दे दें, वहीं प्रीमियम जमा करवा दें, आपका बीमा हो जाएगा। और 31 तारीख के बाद 10 अगस्त तक आपको बीमा कंपनी आपको सूचित भी कर देगी कि आपका पॉलिसी नंबर दे देगी आपको, और कितना आपने प्रीमियम जमा कराया, सारी चीज़ें आपको 10 अगस्त तक मिल जाएगी। कई लोगों का बीमा पेंडिंग है, क्लेम बाउंस हुआ है, उसकी वजह से पैसा आएगा। इस मुद्दे के ऊपर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ पे नौर और बादरा में स्पेशली दिक्कत आई है कि बीमा की जो क्लेम की राशि थी वो 2-3 टुकड़ों में आई, कई बार 1 किस्त आ गई, कई बार 2 किस्त आ गई। इस बार हमने सुनिश्चित इस बात का किया है कि जो क्लेम बनेगा वो एक मुश्त आएगा। और एक इसमें महत्वपूर्ण बात और भी है कि बीमा कंपनी को इस बार जो ठेका दिया गया जिले वाइज जिन्होंने भी बिडिंग करी, वो 3 साल तक के लिए दिया गया।
क्योंकि होता क्या था कि 18 की एक साल के बाद में वो बीमा कंपनी चली जाती थी, उनके ऑफिस रहते नहीं थे, तो बड़ी समस्या आती थी। इस बार 3 साल तक ये बीमा कंपनी चूरू लोकसभा क्षेत्र में रहेगी और नौर बादरा की जो मांगड़ की वो अलग कंपनी है वो अलग रहेगी, वो 3 साल तक रहेगी। क्लेम की राशि को हमने तोड़ने का काम हटवा के एक मुश्त कराने की बात हमने करी है। रामपाल गुज्जर जी ने बात ही पूछी, केसीसी का ब्याज नहीं भरा, वो बीमा कैसे करवाएं? देखिए, मेरे जहाँ तक मुझे उम्मीद है इस बात की, ब्याज से प्रीमियम का कोई संबंध नहीं है, वो एक आपका एक अलग है, आपने केसीसी का लोन ले रखा है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केसीसी धारक हो चाहे ना हो, ऋणी किसान हो चाहे न ऋणी किसान, सबके लिए योजना है। मैं 99% तो श्योर हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी आप मुझे कल संपर्क कर लें व्हाट्सएप पे, अवश्य आपको मैं इसके बारे में सूचित बताऊंगा। बीमा पेंडिंग है, क्लेम बाउंस बता दी मैंने बात। सुरेंद्र खिचर जी ने बात करी है, ज़मीन मालिक बीमा का क्लेम नहीं देते हैं, ये एक अपना एक अलग किस्म का मुद्दा है, इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। आज हम मूलतः इसी बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर किसान को अपनी ये डिक्लेरेशन फॉर्म की प्राथमिकता को देखते हुए हमें को इसकी बात करनी है। ज़िले के अंदर जो ग्रीवेंस शिकायतें आ रही हैं बीमा को लेकर, उसकी कमेटी बनाने की भी बात हुई है। मैंने जिला कलेक्टर महोदय से बात करी है कि भारत सरकार का एक प्रावधान है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कि जिस व्यक्ति की भी कोई जो समस्याएं हुई, जो कुछ शिकायतें आई, उन शिकायतों का निस्तारण करने के लिए जिले लेवल पे कमेटी का गठन किया जाएगा। वो गठन पहले हो चुका था, अब दोबारा से उसकी बात करेंगे हम और उस कमेटी को मजबूत करेंगे ताकि किसान भाई उनसे डायरेक्ट संपर्क करके उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। बैंक बीमा कंपनी के बीच में इस कमेटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इसको भी हम और मजबूती से आगे चालू करने की बात करेंगे। और मित्रों, मेरी एक बार पुनः दोबारा बात आपको कहनी पड़ना चाहूँगा मैं कि डिक्लेरेशन फॉर्म में अनियमितताएं ना आने दें। आप जो फसल बोनी है, जितने क्षेत्रफल में बोनी है, उसको आप अवश्य साफ सुथरे शब्दों में लिखें। आधार कार्ड की नंबरिंग की प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि हमने देखा कि कुछ क्षेत्रों के अंदर गांव के नाम गलत हैं, आधार कार्ड की सीडिंग नहीं हो रखी, तो वो सिस्टम ले नहीं पा रहा उसको। कई लोगों ने बैंक खाते नंबर गलत डाल दिए। तो अभी चूरू जिले के अंदर 18 करोड़ रुपये या 12-18 करोड़ रुपये की लगभग राशि ऐसी है जो अभी तक बटी नहीं, क्योंकि उन लोगों का अभी तक जो बैंक का खाता था वो मैच नहीं खा रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, डिक्लेरेशन फॉर्म बहुत सोच समझ के तसल्ली से आप भरें, इसके ऊपर अपना पूरा ध्यान दें। मित्रों, अपनी आप सभी से मेरी तरीके से सब बात हुई है। मैं एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करूँगा कि आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपको बातें बताई। वो बातें सिर्फ मेरा मकसद इतना ही था कि किसान अपनी आने वाले 8 तारीख को और 13 तारीख को सही मायने में अपनी डिक्लेरेशन फॉर्म को भरे, अपने आप को सही तरीके से इस फॉर्म को भर के इस योजना का लाभ ले। बहुत से लोगों ने 1,35,000 तो किसान चूरू क्षेत्र के हैं और करीब 70 से 80 हज़ार किसान नौर बादरा क्षेत्र के हैं जिनको इस योजना का फ़ायदा मिला। और किसान भी इससे जुड़कर इसका फ़ायदा लेने का काम करें। और ये इस योजना से जुड़ने के लिए अपने को इस डिक्लेरेशन फॉर्म की प्राथमिकता रखनी है। आगे से आगे आप लोगों तक ये बात पहुंचाएं, सब शामिल होकर इस समय इसको अपन प्राथमिकता से बैंक से संपर्क करके अपना इसको योजना का फ़ायदा लें। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोग जुड़े और आपने मेरी बात सुनी और इस आने वाले 7-8 दिनों के अंदर अपन सब एक्टिव होकर, हम कल भी इंश्योरेंस कंपनी को मैं दोबारा मीटिंग कर रहे हैं, हम कलेक्टर महोदय से लगातार टच में हूं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 7-8 दिन के अंदर सभी भाई डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कर एक सही तरीके से इस योजना का लाभ लेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।